हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा लाइट चैप्टर पे है। और आप लोगों को भी पता है कि आज संडे है और आज का दिन जो है हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि डिमांड है और हमें मैसेज आया है तो उसी के लिए हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसके बाद फिर कोई डिमांड आएगा तो उस पर कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी 9th का जो हम एक बार शुरू कर चुके हैं तो वो मेरा पैटर्न जिसको हम फॉलो करते रहेंगे। तो आप लोग 9th पे बने रहिए, क्योंकि एक वीडियो एक दिन में अपलोड करना ही सही रहेगा मेरे लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर, और जो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा पढ़ाए थे उसके आगे आज हम लोग थोड़ा सा, हमारा वीडियो जो है थोड़ा बड़ा होगा, इसका लेंथ भी बड़ा होगा क्योंकि हमको आज एक ही वीडियो अपलोड करना है। तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। मुझे तो कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि मैं ज़्यादा सोचता नहीं, ये मेरा पैशन है। हमको किसी चीज़ का लालच तो नहीं है और लालच को अपने करीब भी नहीं आने देते हम। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, हो सकता है आपके लिए यूजफुल हो, क्योंकि हम कुछ आज प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं कि सबसे पहले ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्ट करना किसी सरफेस पे पड़ करके। तो वो सरफेस कुछ भी हो सकता है, कर्व सरफेस भी हो सकता है, प्लेन सरफेस भी हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट भी होता है तो उस पर से पड़ करके लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तभी हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये पहले ही आपको बता चुके हैं। तो इसमें जो कुछ नियम है, मतलब जो कानून है, उसको कैसे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके कुछ नियम है। रिफ्लेक्शन कितने, 2 नियम है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी बताएंगे कि ये इंसिडेंस क्या होता है, ये आपको पता चल जाएगा। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। चलिए, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस, उस सरफेस से एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आर इन द सेम प्लेन, ये सब के सब एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये चीज आपको पता चल जाएगा। तो इस चीज को पहले आप इसको नोट कर लीजिए, आपके बुक में भी होगा। तो इस चीज को हम पहले एलेबोरेट कर देते हैं अच्छे से, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ स्मूथ सरफेस, क्योंकि आपको पता है जब लाइट जो है स्मूथ सरफेस पर गिरता है तो उसका कुछ हिस्सा जो है रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो सबसे पहले देखिए ये किस स्मूथ सरफेस हम बनाने जा रहे हैं। ये एक स्मूथ सरफेस हो गया। चलिए, ये एक नॉर्मल है इस पॉइंट पे। तो यहां से क्या हुआ कि लाइट जो है इस स्मूथ सरफेस पे आया, तो ये जो रे है लाइट का, तो रे ऑफ लाइट, इसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस रे से मतलब लाइट फॉल होता है, किसी चीज पर गिरता है या पड़ता है, तो यहाँ पे स्मूथ सरफेस से यहाँ पे गिरा और ये आपका जो है ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री बनाएगा परपेंडिकुलर, तो इसको नॉर्मल रे कहते हैं। और ये आपका हो गया इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और तो इंसिडेंट रे हुआ, तो यहाँ पे जो एंगल बनाता है वो, इसको आई से डिनोट करेंगे, इंसिडेंट रे है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको कहते हैं जब यहाँ पे एंगल बनता है। चलिए, अब आप देखिए, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही पड़ा, ये स्मूथ सरफेस था, पूरा स्मूथ है। तो स्मूथ पे जब पड़ा, तो स्मूथ पे पड़ने के बाद इसका कुछ हिस्सा जो है रिफ्लेक्ट कर जाता है ऐसे। जितना एंगल लेकर के ये पड़ेगा, उस पर गिरेगा, उतना ही एंगल लेकर के ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग आर से बोलते हैं, या इसको रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो बना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर आप कह सकते हैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला, और ये बन गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करने के बाद एंगल बना है। तो अभी आपको बताया कि जितना एंगल से ये इस पे गिरेगा, पड़ेगा स्मूथ सरफेस पे जाकर के, उतना ही एंगल लेकर के ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि पहला जो आपको बताए थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये बात वही है कि सेम एंगल लेकर के आएगा और सेम एंगल लेकर के जाएगा। तो यहां पर आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, मतलब एंगल आई इक्वल एंगल आर के। तो ये पहला लॉ आपका प्रूव हो गया। और दूसरा लॉ जो है उसको समझिए। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये वाला, इसको, ये जो लाइन है इसको नॉर्मल कहते हैं। ये जो नॉर्मल है वो तीनों जो है, जो कुछ भी करेगा वो एक ही प्लेन सरफेस पे होगा, यानी कि वो किसी और चीज पर नहीं, तीनों का तीनों एक ही प्लेन सरफेस पे वर्क करेगा, कहीं दूसरे जगह नहीं जाएगा। तो आज आपको उसका छोटा सा रिकैप दे देते हैं एक फॉर्मल तरीके से। अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे बता दिए हैं कि ये हो गया पॉइंट हो गया, इसको आप लोग बोल सकते हैं ओ जो है वो क्या है, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर, और इसी पर ये तीनों चीज हो रहा है। एक इंसिडेंट रे एओ आ रहा है, एओ को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे ऑन द सरफेस, और ओ एन यानी कि ओ एन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे और या परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस या टू द सरफेस, और ओ बी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओ बी को रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तीनों जो है कहाँ पर आकर मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ है, एक ही प्लेन पर है, उसी प्लेन पर है, तो कहीं भी नहीं। अब ए ओ एन यानी कि बीच में ओ पर एंगल बन रहा है ये, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको कह सकते हैं, आप कहेंगे। उसके बाद अब बी ओ एन यानी कि आर जो है ये, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको कहेंगे, और एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल बी ओ एन, क्योंकि बताए हैं कि दोनों जो है सेम एंगल लेकर के, इंसिडेंट रे भी सेम एंगल लेकर के वहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर गिरता है, और उसी एंगल से वो ऊपर भी उड़ जाता है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे कर्व सरफेस पे कैसे होता है। देखिए यहाँ पर एक कर्व सरफेस हम लोग खींच लेते हैं, ये हो गया कर्व सरफेस। आपको पता होगा टैंजेंट मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स में आप जब टैंजेंट पढ़ेंगे 10th क्लास में, टैंजेंट के बारे में आपको बताया जाएगा कि किसी भी कर्व सरफेस यानी कि सर्कल वगैरह होता है तो उस पर एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, वो लाइन एक पॉइंट पर सर्कल को टच करते हुए निकल जाता है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर आप समझिए कर्व सरफेस है, और यहाँ पर एक सरफेस आ गया, इसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम आपको बताने के लिए बस कर रहे हैं, पहले फिगर बनाने दीजिए। एक नॉर्मल इस पॉइंट पे, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आप कह सकते हो इस पॉइंट पर, और यहां से एक इंसिडेंट रे आता है जो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर गिरा, और गिरने के बाद जैसे ही वो गिरा उसी तरीके से वो रिफ्लेक्ट भी कर गया। तो अभी तक आप जो पढ़ रहे थे, तो यहां पर एंगल बनेगा आई, और यहां पर क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये आपका नॉर्मल हो गया, और ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो अभी तक आपको पता चला कि ये एक स्मूथ सरफेस पे हम करके बताए थे, ये कर्व सरफेस पे, क्योंकि कर्व सरफेस पे आपको पता है एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये तीनों लाइन जाकर के मिल जाता है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो बन ही रहा है, जब आप टेंजेंट खींचते हो तो आपको बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये बिल्कुल वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा जैसा कि स्मूथ सरफेस पे किया था। आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर जो रिफ्लेक्शन का लॉज है क्या ये कर्व सरफेस पे अप्लाई होता है? बिल्कुल अप्लाई होता है, क्योंकि जब कर्व सरफेस पे अप्लाई होता है तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट मान लीजिए कि अगर ये पूरा सर्कल होता है, एक पूरा सर्कल होता है, तो यहाँ से ये रेडियस मान लीजिए वो हो सकता है, ये रेडियस भी हो सकता है, और ये इस सरफेस के लिए रेडियस भी हो सकता है, और इस सरफेस के लिए यहाँ पे देखिए यही वाला एक नॉर्मल भी तो आगे बढ़ सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल रेडियस भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन का लॉ है वो बिल्कुल लागू होता है कर्व सरफेस पे भी। तो इमेजेस फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन के द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसे बन सकता है, मतलब किस किस चीज़ों पे बनेगा, क्या क्या चीज़ पे, मतलब कोई भी चीज़ जो है उस पर क्या लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, तो किस किस चीज़ों पे लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद इमेज बन सकता है। देखिए एक लाइट है जिसका रोशनी जो है पड़ा किस पर, स्मूथ सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर हमारा आंखों में पहुंचता है, तभी हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो अब रिफ्लेक्शन का जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो है मिरर के द्वारा जब इमेज बनता है, जब इमेज बनाता है तो वो एक रिफ्लेक्शन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। उसके बाद शाइनी मेटल सरफेस पे भी जब इमेज बनता है, शाइनी मेटल सरफेस पे जब लाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में उससे भी जो इमेज बनता है वो भी एक बेहतरीन एग्जांपल है। उसके बाद कभी कभी आप देखते ठहरा हुआ पानी होता है, पॉन्ड का या तालाब, कुआं, नदी का, आप वहां पे जब जाते हैं तो आप अपना चेहरा देख पाते हैं, वो भी एक रिफ्लेक्शन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर्स, रिफ्लेक्शन यानी कि प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है, तो आप समझिए प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो बिल्कुल, मतलब आप अपने आईना देखते हैं आप लोग रोज रोज, तो आप अपना चेहरा हूबहू वैसा ही देखते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि ये वाला जो हमारा जो लेफ्ट हैंड का जो ईयर्स है वो राइट हैंड में दिख रहा होता है, लेकिन आप नहीं अनुमान लगाते क्योंकि दोनों सेम होता है, एक जैसा। हाँ, लेकिन आप जब कॉम करते हैं ना अपने बालों को तब आपको पता चलता है, जब आप लेफ्ट साइड से कॉम किए रहते हैं तो आपको मिरर में राइट साइड से दिखता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या बनता है, इन्वर्टेड होता है। तो अभी हम आपको इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। पहले समझिए कि प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो लुकिंग ग्लास जो होता है गाड़ी का जो लुकिंग ग्लास और ड्राइवर के बगल में लगा होता है, जो ड्राइवर पीछे देखते हैं
उससे ये उसमें प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है। ड्रेसिंग जो आप करते हैं, कपड़ा वगैरह जो पहनने के लिए या कुछ अपने आप को डेकोरेट करने के लिए, मेकअप वगैरह, उसके लिए प्लेन मिरर का यूज होता है। कॉम्बिंग करने के लिए, कंघी करने के लिए भी प्लेन मिरर का यूज होता है। ये बना किससे होता है तो समझिए पहले, इसमें बना होता है ग्लास प्लेट से, ये बना होता है शीशे का जो प्लेट होता है उससे बना होता है। वह मिलीमीटर, कुछ मिलीमीटर मोटा होता है, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं होता, कुछ मिलीमीटर तक। अब आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले आप, बहुत लोग कहते हैं कि ये एक ही हिस्सा से बना हुआ, मतलब पूरा मिरर जो है वो पूरा एक ही कांच को लेकर के बनाया गया है। उसमें जो है 3 लेयर होता है। सबसे पहला लेयर जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिश्ड लेयर, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। पॉलिश्ड लेयर में हम लोग चेहरा देखते हैं, पूरा वो स्मूथ होता है, इसी वजह से वो लाइट जो रिफ्लेक्ट करता है और हूबहू हमारे चेहरों को दिखा देता है, क्योंकि वो पूरा प्लेन होता है। उसके पीछे जो होता है वो सिल्वर कोटेड, उसको सिल्वर्ड बोलते हैं। सिल्वर्ड मतलब इसीलिए बोला गया है क्योंकि उसमें वो कोटेड विथ सिल्वर होता है, सिल्वर से कोट किया गया होता है। सबसे पहला लेयर सिल्वर से कोट किया गया होता है, एल्युमिनियम, उसके बाद या शाइनी कोई भी मेटल होता है उससे कोट किया गया रहता है। तो ये सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम, और उसके बाद एक ओपेक मटेरियल होता है। ओपेक मटेरियल क्या करता है? ओपेक मटेरियल मतलब कि जिसके आर पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ओपेक मटेरियल जो है वो सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करता है। ओपेक मटेरियल अगर नहीं देंगे तो वो सिल्वर कोटिंग जो है हमारा खराब हो जाएगा और हमको आर पर दिखना शुरू हो जाएगा। उसी मिरर से आर पर, आपको हम अभी एक मिरर से दिखाएंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ये मिरर है। तो अभी हम इंतजाम कर लिए थे एक मिरर का, क्योंकि आपको अच्छे समझाना है। ये मिरर है और आपको लग रहा होगा कि ये एक ही लेयर से बना हुआ है, ऐसा नहीं। ये तो लेयर जो हो गया, जो भी अभी बोले पॉलिश लेयर होता है, बहुत ही आराम से पकड़ना पड़ रहा है। ये पॉलिश लेयर है जिससे हम लोग अपना आईना में चेहरा देख रहे हैं। और इसके पीछे जो है ये सिल्वर कोटेड नहीं है, इसके अंदर में एक लेयर है जो सिल्वर कोटेड होता है। तो सिल्वर कोटेड हो गया, उसके बाद उसके ऊपर में एल्युमिनियम का कोट किया जाता है या कोई भी शाइनी मेटल का। उसके ऊपर में ये वाला जो दिख रहा है आपको, जो सबसे लास्ट लेयर है वो है ओपेक। ये क्या करता है? बीच में जो सिल्वर कोटेड है उसको प्रोटेक्ट करता है। और आपको बताते हैं, जब आप लाइट पड़ता है, यहाँ से जब लाइट पड़ा तो डायरेक्ट पहले अंदर जाता है, अंदर जाता है तो फिर वो उसको तो पार करना होता है। लाइट तो इस इंटेंशन से आता है कि हमको पार निकल जाना है, मतलब पार ट्रांसपेरेंट कर देना इसको। लेकिन जब हम सिल्वर कोट किए रहते हैं तो वहां पे जा करके वो टकराता है और उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाता है। अगर सिल्वर कोट नहीं किए रहते तो पार हो जाता, तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम बन जाता लाइट का। लेकिन हमें इसे ट्रांसपेरेंट नहीं बना करके हम बीच में सिल्वर कोट कर दिए ताकि ये रिफ्लेक्ट करे और फिर हमारे चेहरे पर आकर के हमारे चेहरे को, क्योंकि ये पूरा स्मूथ होता है, इतना स्मूथ होता है कि ये आपको बिल्कुल हूबहू आपका चेहरा दिखा देता है इसमें। तो इसी वजह से मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो ओपेक वाला लेयर चढ़ाया जाता है, ये बस उसके बीच वाले सिल्वर कोट वाले लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए चढ़ाया जाता है। तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा बनाए गए इमेज का प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो सबसे पहला कि इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल का मतलब समझिए कि अभी आपको ये समझने के लिए, प्लेन मिरर को समझने के लिए आप अपने आप को आईने के पास में रख दीजिए। आईने के पास में आप जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि आप खड़े हो जाते हैं तो आपका एक और आदमी दिख रहा होता है आईने में, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। बस आपको लगता है कि मेरा ही हमशक्ल अंदर में है, लेकिन आप उसको टच नहीं। वर्चुअल मतलब जिसको टच नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं, महसूस भी नहीं कर सकते। तो ये हो गया वर्चुअल इमेज। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा बनना। सीधा मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला ऊपर में दिखना, नीचे वाला नीचे में दिखना। आईने में भी आपका चेहरा ऊपर में दिखता है, ना कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, ऐसा तो नहीं दिखता है, इसीलिए ये इरेक्ट बनाता है। उसके बाद एज फार बिहाइंड द मिरर्स एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। कहा गया है कि मतलब जितने दूरी पर आप ऑब्जेक्ट के इधर खड़े होंगे इस तरफ, उतनी ही दूरी पर ऑब्जेक्ट के जितनी दूरी पर आप मिरर के इस तरफ खड़े होंगे उतना ही दूरी पर मिरर के अंदर में भी आपको दिखेगा। मतलब सेम डिस्टेंस, ना कि आप मिरर के नजदीक खड़े तो मिरर के अंदर में आपको बहुत ज्यादा दूर दिखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब प्लेन मिरर में आप अपना शक्ल देखेंगे, चेहरा, साइज जो होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। या वर्चुअल इमेज जो बनाएगा उसका भी साइज और जो आप खड़े हैं ऑब्जेक्ट का साइज उसका भी बिल्कुल सेम होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है किसी भी तरीके का। ये लिटरली जो है इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब होता है कि लेफ्ट और राइट जो है रिवर्स्ड होता है। लेफ्ट और राइट आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसा होता है। लेफ्ट और राइट क्या होता है? रिवर्स्ड होता है। मतलब हम लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको पता है, इसीलिए कभी कभी पेपर में आप देखेंगे तो आपको बोला गया होगा कि राइट से, तो बहुत बच्चे ऐसे कर देते अपने आप को पीछे की तरफ घुमा करके तब राइट करते। नहीं, मतलब उस तरफ से पेपर है, पेपर हमको फेस कर रहा है, हम पेपर को फेस कर रहे हैं,
तब राइट, अगर हमारा ये राइट है तो पेपर का भी इस जो फेस कर रहा है उसका राइट है, तो हो गया ना। अब अगर आप अपने तरफ पेपर को घुमा लेंगे तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। उसी तरीके से ये मिरर में भी होता है, लेकिन हम लोग इसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। प्लेन मिरर तो आप समझ में आ गया, प्लेन सरफेस। कर्व सरफेस से जो रिफ्लेक्ट करता है तो फिर वो कैसा इमेज बनाएगा उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले समझिए इमेज जो बनता है वो कैसा सरफेस पे बनेगा। तो सबसे पहले जो कर्व सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए। स्मूथनेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, स्मूथ नहीं होगा तो फिगर ही नहीं बनेगा, मिरर इमेज नहीं बनेगा। तो जैसे कि आपको बता देते हैं, होटल वगैरह जब जाते हैं तो वहाँ का जो डोर नॉब्स होता है, डोर नॉब्स को आप देखिएगा बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है, क्योंकि बराबर जो स्टील क्लीनर से उसको साफ किया जाता है। तो जो हाउसमैन होते हैं वे लोग इसको साफ करके रखे रहते हैं, या जो अमीर लोग होते हैं उनके घर के दरवाजे का भी डोर नॉब्स है, होटल की बात नहीं, हम लोग का घर का दरवाजे का डोर नॉब्स वैसा होता भी नहीं है। टैप्स हो गया, नल जो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा होता है, तो वहाँ पे भी आपको, आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका अजीब अजीब शक्ल बनेगा, कभी ऐसा, मतलब आरा तिरछा शक्ल बनता रहता है। यूटेंसिल जो होते हैं बहुत चिकना, जो स्टील का बर्तन हम लोग खरीदते हैं नया नया में, तो उस पर हमारा चेहरा जो रिफ्लेक्ट कर रहा था, हालांकि वो सब क्या है, कर्व सरफेस है, वो सभी के सभी कर्व सरफेस है। तो हमारे हाथ में, मेरे हाथ में एक स्पून है, तो ये उतना स्मूथ तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए, ये जो है ये खोखला वाला हिस्सा है, ये हॉलो वाला है, और ये बल्ज वाला जो है ये यहाँ पे ये उठा हुआ है। तो यहाँ पे तो उतना हम देख पा रहे हैं कि नहीं बन रहा, क्योंकि ये उतना स्मूथ नहीं है, बहुत दिनों से यूज में है, तो इसीलिए इतना स्मूथ नहीं है। तो पता ये चलता है कि जब आप स्पून को लेकर के दोनों सरफेस से आप अपना चेहरा देखिए, तो दोनों सरफेस से जो चेहरा बनता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है और बिल्कुल एक जैसा होता है। किसके? तो कर्व मिरर से जो चेहरा बनता है ना, वैसा है। तो कर्व मिरर से चेहरा बनाइए, स्पून से बनाइए, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के सेम होता है। तो हम लोग जानेंगे कि कर्व सरफेस मिरर में जो चेहरा बनता है वो कैसा बनता है। अब स्फेरिकल मिरर को समझते हैं। स्फेरिकल मिरर मतलब होता है कि जो स्फेयर का एक कट जो होता है, जिसको हम स्फेयर को काट करके एक टुकड़ा निकाल देते बाहर, तो वो स्फेरिकल मिरर का रूप ले लेता है, जिसे वो कर्व मिरर भी हम लोग कह सकते हैं। तो कर्व मिरर, तो द सरफेस ऑफ द मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर। जो मिरर का जो सरफेस होता है वो एक स्फेयर का पार्ट होता है, यानी कि गोला का पार्ट होता है, जैसे अर्थ हमारा जो स्फेरिकल शेप में है उसी तरीके से। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो कार में जो रेयर व्यू मिरर जो आप देखते हैं, रेयर व्यू मिरर, वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। स्कूटर में इस्तेमाल किया जाता है इसका, स्फेरिकल मिरर का, देखते नहीं आप ऐसे, तो स्फेरिकल मिरर का। अब आपको समझिए, एक स्फेयर है, उसका दो टुकड़ा कर दिए। ये वाला जो टुकड़ा है, मतलब यहाँ पर एक सेंटर है, तो यानी कि सेंटर वाला हिस्सा, तो सेंटर वाला हिस्सा कौन होगा? सेंटर की तरफ का हिस्सा कौन हुआ? ये वाला। और ये बाहर की तरफ का हिस्सा, आपको समझिए। तो सेंटर की तरफ का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग पहले दोनों हिस्सा को समझ लेते हैं। तो सरफेस, दो सरफेस निकला, एक टुकड़ा हम लोग कट किए तो दो सरफेस निकला। ऐसा अगर मान लीजिए टुकड़ा करते हैं तो ये तो अंदर वाला पोर्शन हो गया, यानी कि सेंटर, यहाँ पर सेंटर वाला तरफ, और ये बाहर वाला। तो जो सेंटर की तरफ का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कनकेव सरफेस। जो सेंटर की तरफ का होगा उसको क्या बोलेंगे? कनकेव सरफेस। और जो आउटर होता है, बाहरी होता है, उसको बोलते हैं कन्वेक्स सरफेस। आप समझिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सेंटर वाला पोर्शन क्या ओपेक है, सेंटर वाला पोर्शन क्या है? ओपेक है। तो बाहरी वाला पोर्शन को, जब सेंटर वाला पोर्शन को ओपेक, यानी कनकेव वाला ओपेक होगा, कनकेव वाला क्या होगा? सिल्वर्ड होगा, यानी कि सिल्वर से सिल्वर कोटेड होगा कनकेव वाला हिस्सा। तो कन्वेक्स वाला हिस्सा जो है उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर बोल देंगे। तो आप समझना पड़ेगा आपको बहुत ही ध्यान से कि कनकेव वाला हिस्सा अगर सिल्वर कोटेड होगा तो कन्वेक्स वाला हिस्सा, इसको हम बोले थे कि बाहर वाला जो होता है वो कन्वेक्स होता है, अंदर वाला सरफेस को हम लोग कनकेव सरफेस बोलते हैं, बाहर वाला कन्वेक्स सरफेस। तो अगर कनकेव सरफेस सिल्वर है तो कन्वेक्स सरफेस कन्वेक्स मिरर बन जाता है। अब दूसरी बात कि अगर कन्वेक्स सरफेस जो है वो ओपेक है, कन्वेक्स सरफेस ओपेक मतलब सिल्वर कोटेड है, तो कनकेव सरफेस जो है वो कनकेव मिरर बन जाता है। तो अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो है बाहरी सरफेस है, यानी कि कन्वेक्स सरफेस है, तो ये सिल्वर कोटेड है, तो ये वाला हिस्सा जो है वो कनकेव मिरर बनेगा। अंदर वाला ये वाला कनकेव मिरर बनेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अंदर वाला, यानी कि कनकेव वाला जो सिल्वर कोटेड है, तो ये वाला बाहर वाला जो है वो कन्वेक्स मिरर बनेगा। तो समझने का बहुत ही आसान तरीका है कि सेंटर के तरफ जो होता है, बस एक लॉजिक आपको याद रखना है कि सेंटर के तरफ जो होता है, सेंटर मतलब अगर ये सर्कल है, टोटल ये वाला एक सर्कल है,
तो हम ये सेंटर होता है तो इसको यहाँ से कट कर दिए, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला ना सेंटर की तरफ हुआ, ये आउटर हो गया। तो सेंटर के तरफ का जो हिस्सा होगा उसको बोलेंगे कनकेव सरफेस, और जो आउटर होगा उसको बोलेंगे कन्वेक्स सरफेस। तो जब कनकेव सरफेस को हम लोग सिल्वर कोटेड कर देंगे तो कन्वेक्स सरफेस जो है कन्वेक्स मिरर बन जाता है। और जब कन्वेक्स सरफेस को हम लोग सिल्वर कोटेड करेंगे बाहर वाला हिस्सा को, तो अंदर वाला जो कनकेव सरफेस है वो कनकेव मिरर बन जाता है। बहुत ही आसान है। हम लोग समझते हैं स्फेरिकल मिरर टर्म्स, मतलब जो स्फेरिकल मिरर में जो टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है उस टर्म्स को क्या कहते हैं। सबसे पहला समझते हैं पोल कहाँ पर हमको पता चलेगा। आपको ये दिख करके लग रहा होगा कि ये वाला तो बाहरी हिस्सा को हम लोग कौन सा सरफेस बोलते हैं, कन्वेक्स सरफेस। और कन्वेक्स सरफेस जो हमारा सिल्वर कोटेड है तो ये कनकेव मिरर हो गया। आप समझिए कि इस मिरर के बीच में सेंटर के जो पॉइंट होता है उसको सेंट्रल पॉइंट जिसको कह सकते हैं उसको बोलेंगे पोल। सेंट्रल पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर समझते हैं। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लीजिए, उसके बाद मान लीजिए कि ये वाला एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, और ये कनकेव मिरर भी है। आप देख सकते हैं इसको जब हम लोग पूरा सर्कल बनाएंगे तो इसका एक सेंटर होगा या नहीं होगा। तो कर्वेचर का मतलब होता है जो कर्व के रूप में जो आकृति बना हुआ है, यानी कि कर्वाकार आकृति, यानी कि जो वृत्ताकार आकृति है, यानी कि देखिए वृत्ताकार आकृति है तो उसके बीच का सेंटर, तो ये वाला सेंटर जो है इसी को बोलेंगे, मतलब उस मिरर से जहां पर ये सेंटर खींचा जाएगा, मतलब उस मिरर को देख करके आपको लगेगा कि ये इसका सेंटर होना चाहिए। अगर इसके हम वृत्त ऐसा बनाएंगे, सर्कल ऐसा बनाएंगे तो इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसीलिए सी से डिनोट किया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब बिल्कुल वैसा ही, आप सीधे समझिए ना, सर्कल का जो सेंटर होता है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इस मिरर को सर्कल बनाएंगे उसके बाद इसका जो सेंटर जहां पे बनेगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो रेडियस यहां से आएगा पोल से लेकर के यहां तक, यानी कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ऊपर ले जाकर के, फिर तो ये वाला जो रेडियस हो जाएगा, यानी कि ये और ये दोनों एक दूसरे के मतलब इक्वल ही होगा, तो ये वाला जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो वृत्ताकार आकृति है उसका जो त्रिज्या है वो क्या है, ये है। तो ये सिंपल है। उसके बाद आपको प्रिंसिपल एक्सिस समझा देते हैं। देखिए ये पोल हो गया, यहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ जाएगा। ये पोल हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यही वाला लाइन ऐसे आ जाता है तो इस पूरे लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरा लाइन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बस प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ेंगे, उसके बाद जो है जो कुछ भी है वो अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी आप प्रिंसिपल एक्सिस को समझिए। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जो सर्कल है उसके सेंटर का और जो पोल है उसको जो ज्वाइन कर लेगा, जैसे ये लाइन आ रहा है और इसको यहाँ पे ज्वाइन किया, फिर आगे बढ़ करके इसको भी ज्वाइन कर लिया, तो इस पूरे लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये आप इसको पी मत समझ लीजिएगा, ये पोल है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। आज हम और ज़्यादा पढ़ा देते, इस वीडियो में और ज़्यादा कुछ ऐड कर देते, लेकिन अब जब ऐड करेंगे तो टॉपिक को एंड करना पड़ेगा, नहीं तो आधा आधा कर करके फिर वो आपका नॉलेज जो है बढ़ जाएगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये तो हमारा टर्म्स अभी पढ़ा रहे हैं हम लोग, 3 टर्म्स अभी पढ़ा दिए हम, 4 टर्म्स। पहला टर्म्स पोल, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और तीसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और चौथा प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद 2 या 3 टर्म और होगा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ आकृति बना करके आपको समझाएंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी तो मेन चीज़ जो हमारा 6 जो जहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है या जो पोजीशन होता है वो अभी आपको पढ़ना बाकी है। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल आपसे यही गुजारिश करेंगे। थैंक यू सो मच।